Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं आपको सारे क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम इस सारे क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी हम बताते हुए चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स, उसी के साथ हम देखें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया स्टूडेंट्स, ये इसका लिंक है, आप इसको यहां से ज्वाइन करें ताकि आपको डेली मोटिवेशनल कोट्स और डेली जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम वीडियो के थ्रू आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं स्टूडेंट्स। और इसकी पेपर 1 के लिए जो भी पीडीएफ इंपॉर्टेंट होती है हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप ये सारी चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पहले सवाल की। पहले सवाल में क्या कहा गया कि एजुकेशन से रिलेटेड बात की गई कि एजुकेशन जो है एज अ सब्जेक्ट के रूप में, एजुकेशन जो है एक सब्जेक्ट के रूप में लेजिस्लेशन यानी कानून के विषय के रूप में शिक्षा को शामिल किया गया है। शिक्षा को शामिल किया गया है किस लिस्ट में? 3 लिस्ट होती है स्टूडेंट्स। एक यूनियन लिस्ट होती है, और दूसरी स्टेट लिस्ट होती है और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इन तीनों में से आपसे पूछा गया है कि किस लिस्ट में एजुकेशन को एज अ सब्जेक्ट शामिल किया गया है, यानी इसको इंक्लूड किया गया है। स्टूडेंट्स, जो ये एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में एज अ सब्जेक्ट इसको इंक्लूड किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें बात करें कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। यानी एजुकेशन से रिलेटेड अगर जब बात होगी तो वो दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी इस पे कानून बना सकती है। आइए इसके बारे में और कुछ डिटेल में बात करें स्टूडेंट। अगर आपको कुछ ये पॉइंट याद रखने हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2009 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है। और इससे रिलेटेड जो है आर्टिकल 21A भी आपको याद रखना। आर्टिकल 21 है क्या स्टूडेंट्स? इसमें क्या कहा गया कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। इसमें बच्चों के लिए जो 6 से 14 साल के हैं इसमें कहा गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई, जो उन लोगों के लिए जो 6 से 14 साल के हैं। और ये आर्टिकल 21A जो है ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट है जो बच्चों के लिए है। और अगर इसके साथ स्टूडेंट्स बात करें तो ये जो एजुकेशन पहले था ये कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 42 अमेंडमेंट में शामिल किया गया। कब? 1976 में, 1976 में इसको। और ये 42 अमेंडमेंट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं ताकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप इसको जरूर सॉल्व कर पाए। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, आप तो पहले एजुकेशन किस लिस्ट में थी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले जो है एजुकेशन जो थी वो स्टेट लिस्ट में थी, फिर उसको 42वें अमेंडमेंट के थ्रू जो 1976 में था उस एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया गया, डाल दिया गया। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है स्टूडेंट्स। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में आता है। क्या कह रहा है कि अपूर्व जो है एक अपूर्व सन है किसका? मधु का सन है। विनोद जो है ब्रदर है किसकी? मधु की जो हस्बैंड है
उनका भाई है विनोद। तो पूछा इसमें क्या गया है कि हाउ इज द अपूर्व रिलेटेड टू विनोद, यानी विनोद का रिलेशन पूछा गया है, अपूर्व का रिलेशन पूछा गया है विनोद के साथ। तो आइए स्टूडेंट्स इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और इसको सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। तो यहां पे क्या कहा गया कि अपूर्व जो है सन है किसका, मधु का। तो अपूर्व जो है वो सन है, अपूर्व सन है किसका, मधु का। हम स्टूडेंट्स जो मेल होंगे उसको हम प्लस के थ्रू, यानी सन है तो प्लस के थ्रू और माइनस के थ्रू फीमेल को हम दिखाएंगे। तो जैसे कहा गया कि मधु का लड़का है अपूर्व, फिर क्या कहा गया, विनोद जो है वो ब्रदर है किसका, मधु के हस्बैंड का, मधु का पति है। कौन है, ये नाम नहीं दिया लेकिन एच से इसको डिनोट करते हैं, प्लस इस पे रख देते हैं। उसका पति जो है, पति का भाई है विनोद। विनोद क्या है, एक मेल है। तो हमसे ये कहा गया कि विनोद का भाई जो है मधु का हस्बैंड है। और फिर क्या कहा गया कि हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद, यानी अपूर्व का रिलेशन क्या है विनोद के साथ, यानी इनके बीच का रिलेशन पूछा गया है कि क्या है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, अगर ये जो है अपूर्व जो है, अपूर्व की मां क्या है, मधु है, और इसके जो फादर क्या है, वो ये एच है, इसके फादर हैं। और फादर के जो भाई क्या होंगे, वो अंकल होंगे। अगर अंकल होंगे, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि इनका रिलेशन क्या है विनोद का, बल्कि ये पूछा गया कि जो अपूर्व है इनका रिलेशन क्या है। अपूर्व का क्या रिलेशन होगा, ये नेफ्यू हो जाएगा, यानी भतीजा हो जाएगा। अगर विनोद का पूछता तो ये क्या हो जाता, अंकल ये हो जाता। लेकिन पूछा हमसे क्या गया, किसका रिलेशन, अपूर्व का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो होंगी स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं अगला सवाल। कहा गया कि एटीट्यूड जो होता है ऑफ द टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग पर्टेन टू, यानी ये जो एटीट्यूड है इसकी बात की जा रही है कि वो टीचिंग को अफेक्ट करता है। लेकिन इसमें कहा गया कि ये पर्टेन करता है, संबंधित है, किससे संबंध रखता है एटीट्यूड, अफेक्टिव डोमेन से, या फिर कॉग्निटिव डोमेन से, या फिर कॉग्निटिव डोमेन से, या फिर साइकोमोटर डोमेन से। स्टूडेंट्स आपको यहां पे सही जो आंसर है आपको ये बताना है। स्टूडेंट्स जो एटीट्यूड होता है वो किससे रिलेट करता है, अफेक्टिव डोमेन से ये रिलेट करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं अफेक्टिव डोमेन जो होती हैं ये इमोशनल बेस्ड डोमेन होती हैं, इमोशनल बेस्ड होती हैं। और कॉग्निटिव जो होती हैं ये नॉलेज बेस्ड डोमेन होती है। और ये साइकोमोटर जो होती है ये क्या है, एक्शन बेस्ड डोमेन होती है। ये तीन जो चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आता है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में आता है। अच्छा, ये जो इमोशनल बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, और साइकोमोटर जो है वो एक्शन बेस्ड है। ये तीनों जो चीजें हैं स्टूडेंट, किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था। आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये इसका ऑर्डर दिया गया, यानी जो लोवेस्ट लेवल से होता है ये एक हायरार्की चलती है, ये हाईएस्ट लेवल तक पहुंचता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हाईएस्ट लेवल हो जाता है। हम इसको एक डिटेल, इसका डिटेल जो है एक अलग वीडियो में आपके बताएंगे स्टूडेंट्स। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड, यानी जो एक कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स, यानी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है यूटिलिटी फाइल, ऑप्शन बी में दिया गया है डेटाबेस, ऑप्शन सी में दिया गया है स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी में दिया गया है डेटा शीट। स्टूडेंट जब जो है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसको डेटाबेस कहा जाता है। अच्छा, डेटाबेस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। डेटाबेस होता क्या है कि जब डेटा को, जो भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एक सिस्टमैटिक वे में रखते हैं तो इसको
क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। सिस्टमैटिक वे में का मतलब एग्जांपल लेके लें तो जैसे एक पर्सन है, एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, इसकी एज क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, ये एक जो है डेटा है जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। अच्छा, ये क्यों ऐसा किया जाता है? डेटाबेस जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, यानी इन कंप्यूटर में इसको स्टोर किया जाता है। और ये क्या होता है, ये इस वजह से होता है, क्यों इसको करते हैं, डेटाबेस को स्टोर करके कंप्यूटर में रखते हैं ताकि समय के अनुसार अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें डेटा में मॉडिफाई किया जा सके और इसमें जो है चेंजेस किए जा सके और इसमें जो है जो भी मतलब इसमें टाइम टू टाइम अपडेशन भी करते रहे। ये सारी चीजें डेटाबेस के लिए होती है और इसको एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है जब डेटा को एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्शन करके रखा जाता है। आई होप ये फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इफ टू प्रोपोजिशन, यानी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात की जा रही है कि इसमें पूछा गया कि दो प्रोपोजिशन है जो रिलेट करते हैं लेकिन दे कांट बोथ बी फॉल्स, एक साथ वो गलत नहीं हो सकते, लेकिन कहा गया कि हालांकि वो दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। इसमें क्या कहा गया स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कि दोनों एक साथ जो है गलत नहीं हो सकते लेकिन दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। ये किस में आता है, सब कॉन्ट्रेरीज में आ जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स आइए थोड़ा इसको और डिटेल में बात करें तो इसमें क्या कहा गया, जैसे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते तो आप एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे समझें। जैसे यहां पे दिया गया है कि सम कार्स और व्हीकल्स एंड सम कार्स आर नॉट व्हीकल्स, यानी ये देखिए यहां पे पॉजिटिव की बात की जा रही है। सम कार्स आर व्हीकल यानी एक साथ सही हो सकते हैं, एक साथ दोनों है सही हो सकते। कैसे, इसमें देखिए इसमें नॉट की बात की जा रही है लेकिन इससे एक चीज ये भी तो निकल के आती है, अगर सम कार जो है नॉट व्हीकल है तो कुछ जो है दूसरी चीज है, तो दोनों एक साथ सही हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ देखिए इसमें नॉट नहीं आया, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। स्टूडेंट्स ये आपको बात ये चीज आपको याद रखनी है, सब कॉन्ट्रेरीज जो ए और आई का रिलेशन होता है। जैसे दिया गया सम एस इज पी और सम एस जो है इज नॉट पी। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट आइए हम स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।